अब उत्तराखंड की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय को पार्टी ने सभी पदों से हटा दिया है। जी हां, पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर कार्रवाई हुई है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं किशोर उपाध्याय। बड़ी खबर, कांग्रेस नेता किशोर उपाध्याय को पार्टी ने सभी पदों से हटा दिया है। बड़ी खबर, पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में सभी पदों से कांग्रेस ने हटा दिया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रहे किशोर उपाध्याय। हमने आपको बताया कि रात को मिलने गए थे बीजेपी के संगठन मंत्री से, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कुछ साफ कहा नहीं था, लेकिन अटकलें तभी से तेज थीं। और अब पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर कार्रवाई की है। कांग्रेस ने उनको सभी पदों से हटा दिया है। अजीत सिंह राठी हमारे ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत सिंह, क्या बताइए, क्या खबर मिल रही है आपको सर? राजन, देखिए, खबर यही है कि किशोर उपाध्याय को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है और उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया है पार्टी से कांग्रेस ने। और जो यहाँ पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव हैं, उनके हस्ताक्षर से ये एक आदेश जारी हुआ है कि उनको भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संपर्क में रहने के एवज में उनको बर्खास्त किया गया है। और राजन, मैं आपको एक बात यहाँ और बता देता हूँ कि हर घटना कुछ ना कुछ सीख देकर जाती है, और ये घटना केवल यही सबक देकर किशोर उपाध्याय को भी गई होगी कि अगर आप कोई भी क्षेत्र में काम करते हैं, अगर आप निर्णय देर से लेते हैं तो आपके साथ वक्त ये भी सलूक कर सकता है जो किशोर उपाध्याय के साथ हुआ है। कल तक वो भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के साथ बार्गेनिंग करने की स्थिति में थे, और कांग्रेस के तमाम नेताओं को ये बात पता थी। तो कांग्रेस ने एक सेफ गेम खेला है आज, और भारतीय जनता पार्टी पर मनोवैज्ञानिक तौर पर बढ़त बनाते हुए अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष को, जो संगठन का अध्यक्ष रहा है, जो एनडी तिवारी सरकार में मिनिस्टर रहा है, उसको बर्खास्त कर दिया। और अब इससे सबसे बड़ा नुकसान किशोर उपाध्याय को ये होगा कि किशोर उपाध्याय अपनी शर्तों पर अब भारतीय जनता पार्टी में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने उनकी एक हैसियत थी कि वो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष थे, पूर्व मंत्री थे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के लिए उनकी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रह गई है। रणनीतिक तौर पर यह बात बिल्कुल सबके सामने है कि किशोर उपाध्याय की चर्चा पिछले दिनों जब प्रदेश महामंत्री संगठन भारतीय जनता पार्टी से मिले तो उसी दिन से ये मान लिया गया था कि वो यहाँ रहने वाले नहीं हैं। उससे पहले आम आदमी पार्टी के भी संपर्क में वो रहे हैं, तमाम तरह की चीज़ें होती रही, लेकिन उन्होंने 2-3 महीनों में मिलने मिलाने का क्रम जारी रखा, लेकिन वो निर्णय लेने में बहुत पिछड़ गए। अगर उन्होंने समय से निर्णय ले लिया होता तो शायद किशोर उपाध्याय कम से कम ससम्मान भारतीय जनता पार्टी या आम आदमी पार्टी में चले गए होते। तो यहाँ पर कांग्रेस ने बहुत ही शानदार और बहुत सेफ गेम खेला है। उसे पता था कि उसका नेता दूसरे नेताओं के संपर्क में, दूसरे दलों के संपर्क में है। उन्होंने उसकी ज्वाइनिंग करने से पहले ही एक ऐसा छक्का मारा तो किशोर उपाध्याय की तमाम गिल्लियां उड़ गई। और अब भारतीय जनता पार्टी में भी इस बात पर विचार विमर्श हो रहा होगा कि जिस नेता को हम टिहरी के लिए ले रहे थे, चूंकि टिहरी में वो चुनाव हारने के बाद एक चुनाव टिहरी हारे, उसके बाद एक चुनाव देहरादून के सहसपुर सीट पर हारे, तो भारतीय जनता पार्टी अब अपनी शर्तों पर आगे उनसे बातचीत करेगी, अगर करेगी तो। इस भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी आइडिया हो गया है कि उनकी हैसियत केवल कांग्रेस से थी। और कमजोर पोजीशन में आ गए हैं किशोर उपाध्याय। बिल्कुल ठीक कहा आपने अजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। और एक और बड़ी खबर आपको दे दें, देहरादून से है। कांग्रेस के संपर्क में है दिलीप रावत। लैंसडाउन से भाजपा विधायक हैं दिलीप रावत, और उन्होंने कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात की है। हरक सिंह रावत और उनकी पुत्रवधू के लैंसडाउन से दावेदारी के बाद नाराज चल रहे हैं दिलीप रावत। जी हां, बड़ी खबर, दिलीप रावत कांग्रेस नेताओं के संपर्क में हैं। लैंसडाउन से विधायक हैं भाजपा के, कांग्रेस नेताओं के संपर्क में है, चूंकि इसी जगह से, इसी सीट से अपनी पुत्रवधू के लिए टिकट मांग रहे हैं हरक सिंह रावत, और इसी बात से नाराज चल रहे हैं दिलीप रावत। उन्होंने संपर्क साध लिया है कांग्रेस के नेताओं से। ये बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। लैंसडाउन से भाजपा विधायक हैं दिलीप रावत, संपर्क में हैं कांग्रेस के नेताओं से, इसलिए क्योंकि उनकी सीट से टिकट मांग रहे हैं अपनी पुत्रवधू के लिए हरक सिंह रावत। आगे बढ़ते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पिथौरागढ़ जिले की डीडीहाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने की चर्चा है उनके, और इसको लेकर पिथौरागढ़ में डीडीहाट के कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई है, लेकिन इसी को लेकर उसमें मंथन भी हुआ है। डीडीहाट विधानसभा सीट से कांग्रेस दावेदारों ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को डीडीहाट से लड़ाने का प्रस्ताव पास करके आला कमान को भेज दिया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पिछले 25 साल से डीडीहाट सीट से कांग्रेस जीत नहीं हासिल कर सकी, और ऐसे में अगर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत डीडीहाट सीट से चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस के साथ ही डीडीहाट की जनता को भी इसका फायदा होता है। आइए इस सवाल का जवाब ही सीधा हासिल करते हैं। हमारे सहयोगी रवि केंतुरा के साथ इस वक्त हरीश रावत स्वयं मौजूद हैं। रवि, आप जरूर जानिए उनसे कि क्या योजना है उनकी, वो स्पष्ट कर ही दें अब जब ये खबर आ गई है तो।
बिल्कुल राजेंद्र जी, देखिए अभी एक बड़ा मसला अभी किशोर उपाध्याय जी का भी यहाँ पर आया है, लेकिन उससे पहले आपने डीडी हाट का सवाल किया है तो मैं सर से बात कर लेता हूँ। मौजूद भी हैं इस वक्त हमारे साथ। सर, पहला डीडी हाट से बातचीत हो रही है क्योंकि डीडी हाट की एक मांग आई है कि हरीश रावत जी को वहाँ पर आना चाहिए, तमाम लोग आपके साथ रहेंगे, इस पर पहले स्पष्ट। मैं बहुत सब साथियों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने कुछ कहा है, मेरे सब पुराने साथी सहयोगी हैं डीडी हाट से, वैसे भी मुझे बहुत प्यार है, बड़ा प्यार उनका हमेशा मुझे मिला भी है। मगर अपने विषय में मैं कुछ निर्णय लेने का अधिकारी नहीं हूँ, पार्टी निर्णय लेगी। पार्टी आदेश होगा लड़ो तो लड़ूंगा, फिर मैं सब बातों पर विचार करूँगा। अरे पार्टी कहेगी लड़ाओ तो फिर लड़ाऊंगा, क्योंकि लड़ो और लड़ाओ में बड़ा अंतर है। सर, एक जनसभा भी आपने वहाँ पर की थी, वहाँ के उस वक्त भी तमाम लोग ये कहते हुए नजर आए थे कि आप यहाँ से आइए, हम सब साथ आपके हैं। तो आप क्या सोच रहे हैं इस बार? आपने कुछ दिन पहले बयान दिया कि इस बार 2 जगह से नहीं, 1 सीट से लड़ूंगा, पार्टी जो कहेगी। हाँ, मैं पिछली बार से थोड़ा सा घबरा गया हूँ। लोग मुख्यमंत्री के रूप में नहीं, लोगों ने मुझे एमएलए के रूप में, और सत्यता भी है, लोग अपना एमएलए चाहते हैं। इसलिए पिछली बार तो मैंने नामांकन किया और मैं कहीं जा नहीं पाया दोनों जगह, तो उसका परिणाम मुझे बड़ा कष्टकारक भुगतना पड़ा। मैं कैंपेन करने में रह गया स्टेज भर में। अब इस बार दोनों बातें हैं, या तो चुनाव लड़ूंगा तो फिर एमएलए की तरीके से जाऊंगा लोगों के पास, गांव गाड़ गठेरे सब नापूंगा, और यदि चुनाव कैंपेनर के तौर पर जाऊंगा तो फिर सारे राज्य भर में घूमूंगा। सर, अभी एक पत्र किशोर उपाध्याय जी को कांग्रेस हाईकमान का आया है, इसे आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपकी बातचीत हुई थी पहले देवेंद्र यादव जी की? मैं इस विषय पर अभी तत्काल कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं कुछ बातचीत करूँगा, डिटेल में जानकारियाँ लूँगा, उसके बाद कुछ बात करूँगा। अभी सर, 1-2 मसले हुए, रात को भाजपा के नेताओं से मिलना, उसे किस तरीके से देखते हैं आप किशोर उपाध्याय? देखिए, कुछ तो बातें रही होंगी जो पार्टी ने इतना कठोर कदम उठाया है, और जब ये दूसरी बार भाजपा के कुछ नेताओं से मिलने की खबर आई थी, कुछ मीडिया के लोगों ने इसको पकड़ा था, तो मुझे उस समय मैं भी आहत था। मैं उनसे ये एक्सपेक्ट नहीं करता था, क्योंकि इज ए वेरी डिग्निफाइड पर्सन, और मैं मिलते हैं, हम भाजपा के लोगों से भी मिलते हैं, मैं मिलने में कोई हर्ज नहीं देखता। लेकिन जिसमें ये लगे कि हम कुछ लोगों से बचा करके जा रहे हैं, तो वो नहीं होता। यानी कि अभी एक विस्तृत चर्चा आप करेंगे पार्टी से इस बारे में भी, जो कुछ हुआ है? ये जब पूरे बातें आने दीजिए। मैं अभी अध्यक्ष जी से और प्रभारी जी से, वैसे उन्होंने मुझे बताया था, लेकिन मैं अभी और बात करूँगा। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक सवाल बिल्कुल पूछें रवि, एक सवाल डीडी हाट को लेकर आप जरूर पूछें, क्योंकि डीडी हाट में 25 साल से भाजपा ही जीतती रही है और चर्चा डीडी हाट से उनके लड़ने पर हो रही है, तो इसको वो ठीक मानते हैं? इसको चूंकि टफ होगा, 25 साल से अगर किसी दल का किसी सीट पर कब्जा है तो कुछ समीकरण उस दल के पक्ष में होंगे, तो क्या ये उसको सेफ मानते हैं जो कि एक ही जगह से चुनाव लड़ना चाहते हैं? ये वो कुछ स्वीकार कर रहे हैं। बिल्कुल राव जी, एक सवाल है हमारे स्टूडियो से आपके लिए, वो ये है कि डीडी हाट पे ही हम बात कर रहे थे। डीडी हाट में हमने देखा कि लगातार 4 विधानसभा चुनाव उत्तराखंड में हुए हैं, चारों बार भाजपा वहाँ से सीट रही, एक बार पहले भी, यानी कि विधायक हैं। इसको चुनौती आप मानते हैं इस बार, क्योंकि भाजपा की सीट मानी जाती है पहले से ही, उसे किस तरीके से आप इसे देखते हैं? कमेंट आपका इस पर। पार्टी जहाँ से कहेगी, यदि हम जहाँ से भाजपा जीती रहे हैं वहाँ की चुनौती को लेने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो फिर कौन लेने को तैयार होगा? वो सवाल नहीं है। बल्कि मैंने अपने पुत्र और पुत्री से भी कहा, मैंने कहा भाई यदि तुमको उम्मीदवार बनना है तो उन सीटों से बनो जिन सीटों से कांग्रेस नहीं जीती है कभी, हाँ, वहाँ तैयारी करो। और मैं अपने लिए भी वही मापदंड रखता हूँ, लेकिन अभी लोगों का आग्रह है, लेकिन पार्टी के आदेश के बिना थोड़ी
कोई बात कही जा सकती है। जी राजेंद्र। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका रवि, आपने बात की और एक बड़ी बात कही है हरीश रावत ने अभी। उन्होंने कहा है कि वो अपने पुत्र पुत्री से भी कहते हैं कि वहां से चुनाव लड़ने की तैयारी करो अगर टिकट चाहते हो, जहां पर कांग्रेस कभी जीती नहीं या विनिंग पोजीशन में नहीं रही है। बड़ी बात कह रहे हैं हरीश रावत और कह रहे हैं कि वो खुद के लिए भी यही मानदंड रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका रवि और बहुत धन्यवाद हरीश रावत जी का। तो बड़ी खबर यह है कि मुझे डीडी हाथ से बहुत प्यार है, ये बयान दिया है अभी एबीपी गंगा पर हरीश रावत ने, लेकिन साथ में यह भी जोड़ा है कि पार्टी जहां से कहेगी मैं वहीं से चुनाव मैदान में उतरूंगा। और दूसरा जो सवाल उनसे किशोर उपाध्याय को लेकर पूछा गया, उन्होंने ये बात जरूर कही कि कुछ तो बात रही होगी तभी पार्टी ने इतना कठोर निर्णय लिया है, लेकिन वो आगे कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। वो पहले बात करेंगे अध्यक्ष से और पार्टी के प्रभारी से, उसके बाद इस पर कोई बात नहीं। तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इन दिनों बजरंगबली की शरण में हैं। हरीश रावत ने अपनी सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें हरीश रावत हनुमान जी की भक्ति करते नजर आ रहे हैं। हनुमते नमो नमः, श्री हनुमते नमो नमः, जय जय हनुमते नमो नमः, रामदूताय नमो नमः। चुनावी मौसम में हरीश रावत की हनुमान भक्ति। श्री हनुमते नमो नमः, जय जय हनुमते नमो नमः। बजरंगबली की शरण में पूर्व सीएम हरीश रावत। ओम हनुमते नमो नमः, श्री हनुमते नमो नमः। हरीश रावत ने बजरंगबली के चरणों में चढ़ाए फूल। दूताय नमो नमः। बजरंगबली को हरीश रावत ने चढ़ाया चढ़ावा। चुनाव करीब आते ही हरीश रावत अपनी सियासी नैया पार लगाने के लिए बजरंगबली की शरण में पहुंच गए। देखिए हरीश रावत कैसे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। नमो नमः, जय जय हनुमते नमो नमः, रामदूताय नमो नमः। ओम हनुमते नमो नमः। हरीश रावत अपने साथ हनुमान चालीसा लेकर पहुंचे हैं और वो एक भक्त की तरह बजरंगबली की आराधना कर रहे हैं। ओम हनुमते नमो नमः, श्री हनुमते नमो नमः। मगर हरीश रावत ने आखिरकार बजरंगबली से मांगा क्या है, इसका जवाब भी हरीश रावत के ट्वीट में छिपा है। हरीश रावत अपने ट्वीट में लिखते हैं कि बुद्धिहीन तनुजान के सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। देखा जाए तो इन लाइनों में हनुमान जी की भक्ति छिपी हुई, मगर कहीं न कहीं हरीश रावत ने इसके जरिए अपने दिल की बात भी रख दी है। देहरादून से एबीपी गंगा के लिए पंकज राणा की रिपोर्ट। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ पूर्व मुख्यमंत्री निशंक तीरथ रावत भी मौजूद रहे और इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक तरफ सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया और उन्होंने पंजाब में पीएम मोदी के काफिले की सुरक्षा में चूक के मामले पर कांग्रेस और पंजाब सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि चूक नहीं थी बल्कि साजिश के तहत ऐसा करवाया गया था। प्रधानमंत्री जी के जिस तरह से उन्होंने नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, ये अचानक नहीं हुआ है, बल्कि ये पहले से तय था और एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। और यह भी कहा जा सकता है कि ये कोई स्पॉन्टेनियस नहीं बल्कि स्पॉन्सर्ड था। इसमें स्थानीय एसएचओ और डीएसपी, सीआईडी जो कि प्रधानमंत्री के रूप में उनके रुकावट की जानकारी दे रहे थे, जानकारी होने के बावजूद भी आला अधिकारियों ने इसे लगातार अनदेखा किया और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक में पंजाब सरकार के द्वारा लापरवाही नहीं बल्कि पूर्व नियोजित एक षड्यंत्र था। उनकी पूरी नीति बदल। बड़ी खबर है उत्तराखंड से, वहां पर कोरोना के मामले कम नहीं हो रहे। कोरोना के 2915 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं उत्तराखंड में और इस वजह से आज 3 लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसेस अब हो गए 8018। तो कोरोना का प्रकोप उत्तराखंड में बढ़ता हुआ है। नए केसेस की बाढ़ सी आती दिखाई दे रही है उत्तराखंड में। 2915 लगभग 3000 के आसपास
नए केस रिपोर्ट हुए हैं। 3 लोगों की मौत हुई है कोरोना बीमारी की वजह से आज। और राजनीति की बात करें तो कांग्रेस पार्टी भी टिकटों को लेकर मंथन कर रही है। कल दिल्ली में कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। माना यह जा रहा है कि बैठक में सभी विधानसभा सीटों पर दावेदारों की फाइनल लिस्ट पर कमेटी निर्णय लेकर कांग्रेस हाईकमान को सौंपेगी और इसके बाद बहुत जल्द कांग्रेस अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान भी कर देगी। उसमें चर्चा होगी उम्मीदवारों के बारे में और उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी में तय होने के बाद नाम सेंट्रल केंद्रीय चुनाव समिति को जाएंगे और केंद्रीय चुनाव समिति में पास होने के बाद जो CWC है, हमारी कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, वो उम्मीदवारों के फाइनल लिस्ट में इधर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने टिहरी में आपके डोर टू डोर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान मनीष सिसोदिया भी लोगों से डोर टू डोर संपर्क अभियान में शामिल हुए। उनका कहना है कि पहले लोगों के पास भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई विकल्प नहीं था, मगर अब आम आदमी पार्टी के आने से लोगों को तीसरे विकल्प के तौर पर एक नई पार्टी मिली है। बाजार में भी और गांव में भी लोग हर तरफ यही कह रहे हैं कि हमने सुना है दिल्ली में बहुत काम किया है, हमें हमारे लोग बताते हैं और हम चाहते हैं कि केजरीवाल जी की राजनीति यहाँ आए, उनकी सरकार बने। तो लोग बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं और इस बार एक मौका देकर केजरीवाल जी को देना चाहते हैं। और कोविड के खौफ की वजह से इस बार नेताओं को सिर्फ वर्चुअल रैली ही करनी होगी। चुनाव आयोग के निर्देशों के मुताबिक राजनीतिक दल अपने चुनाव कार्यक्रम कर रहे हैं। उधर डोर टू डोर कैंपेन के लिए सिर्फ 5 लोगों को ही प्रचार की अनुमति है। पहले तो चुनाव आयोग का धन्यवाद, उन्होंने उचित समय पर सही समय पर चुनाव की घोषणा करी है और कोरोना काल में जो नॉर्म्स दिए हैं उसका भी हम स्वागत करते हैं। उससे एक तो डोर टू डोर सीधे पब्लिक से टच होगा, दूसरा कि धन का दुरुपयोग बचेगा, ऐसा मेरा मानना है और हम सीधे जनता से संवाद करेंगे। 5 लोगों को लेके आप घर घर कन्वेंसिंग कर सकते हैं, उन 5 लोगों को लेके हम घर घर कन्वेंसिंग करेंगे और सीधे जनता से जुड़ेंगे।